हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का जनन स्वास्थ्य का शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नाम है जनन स्वास्थ्य, चैप्टर नंबर 4। जनन स्वास्थ्य क्या है पहले जानिएगा। WHO WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक अच्छा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक और भावनात्मक अच्छा हो तो वह स्वस्थ व्यक्ति होंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। जनन स्वास्थ्य क्या है तो समस्या और कार्यनीति के बारे में हम कह सकते हैं। तो समस्या, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण है। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण क्या है तो बाल विवाह हो जाना, गर्भधारण के पश्चात पोषण और उचित देखभाल में कमी के कारण शिशु का मृत्यु हो जाना, शिक्षा एवं जागरूकता में कमी हो जाना, कम उम्र में बार बार संतान को जन्म देना, परिवार नियोजन की जानकारी न होना। हम लोग शॉर्ट देखेंगे। कार्यनीति क्या होना चाहिए। भारत सरकार 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की शुरुआत कब किया गया? 1951 ईस्वी में। कब किया गया? 1951 ईस्वी में। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम क्या है? जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम क्या है? तो इनके निम्न कार्य है दोस्तों। जनन संबंधित विषयों की जानकारी देना, यौन शिक्षा की जानकारी होना, गर्भवती महिला को प्रसव एवं शिशु पालन संबंधित ज्ञान देना, टीकाकरण का जानकारी देना, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना और मादा भ्रूण हत्या को रोकना होता है। RCH का कार्यक्रम है। जनसंख्या विस्फोटक क्या है? जनसंख्या विस्फोटक क्या है? तब मानव आबादी में तीव्र गति से वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोटक कहलाता है। मानव आबादी में तीव्र गति से वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोटक कहलाता है। विश्व की जनसंख्या कहा जाए तो 1600 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ था। 1800 ईस्वी में 100 करोड़ हो गई जनसंख्या। वही हमारे वर्तमान समय में कहा जाए तो वो 18 में 760 करोड़ था। भारत में जनसंख्या वृद्धि की बात कहा जाए तो भारत में जनसंख्या वृद्धि, भारत में क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% भाग भारत में निवास करता है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि विश्व की जनसंख्या का 17% भारत में निवास करता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व के छठा व्यक्ति कहा जाए तो एक छठा व्यक्ति में भारत के लोग होंगे, इतना आबादी भारत की है। जनसंख्या के आधार पर चीन प्रथम तथा भारत दूसरे स्थान पर है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में मानव आबादी की वृद्धि बहुत तेजी से हुआ। कहा जाता है स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या की स्थिति अधिक विकराल हो गई। 2001 के आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी 100 करोड़ से अधिक हो गई। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति मिनट 51 बच्चे जन्म देता है। 2051 के जनगणना के अनुसार प्रति मिनट 51 बच्चे का जन्म होता है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या 2011 में 1.8% की वृद्धि की दर से 121 करोड़ हो गई।
100 करोड़वां बच्चा का जन्म 11 मई 2000 ईस्वी को हुआ। 100 करोड़वां बच्चा का जन्म 11 मई 2000 ईस्वी को हुआ। बात कहा जाता है भारत की जनसंख्या, देखिएगा एक नज़र, तो इस प्रकार थी आज़ादी के समय तक। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो निम्न स्तर के समाज, बाल विवाह हो जाने का जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अशिक्षा के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, खाद्य उत्पादन का वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या होता है, तो निर्धनता हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, खाद्य पदार्थों की कमी होने लगेगा और शिक्षा व्यवस्था में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हम जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमें बाल विवाह को रोकना होगा। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमें बाल विवाह को रोकना होगा और शिक्षित होना होगा और परिवार नियोजन की जानकारी देना होगा सभी को, तब जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। अब कहा जाता है परिवार नियोजन क्या है, तो परिवार में बच्चों की जनसंख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार में बच्चों की जनसंख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन हेतु दंपतियों द्वारा अपनाया गया युक्ति को गर्भ निरोधक युक्ति कहा जाता है। परिवार नियोजन हेतु दंपतियों द्वारा अपनाया गया युक्तियों को गर्भ निरोधक युक्ति कहा जाता है। गर्भ निरोधक युक्तियों कितने प्रकार के हैं, तो इस निम्न प्रकार के हैं। गर्भ निरोधक युक्तियां निम्न प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक विधि, बांधा विधि, हार्मोनल विधि और सर्जिकल विधि। प्राकृतिक विधि क्या है दोस्तों, तो प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है। प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है, जिससे निषेचन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है, जिससे निषेचन क्रिया अवरुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक विधियां निम्न प्रकार के होता है: आवर्ती विधि मतलब पीरियोडिक मेथड। प्राकृतिक विधियां निम्न प्रकार की होती है, आवर्ती विधि याद रखिएगा। तो आवर्ती विधि क्या है दोस्तों, तो इस विधि का प्रयोग स्त्री के मासिक चक्र, जब महिला के मासिक चक्र के परिवर्तन के समय के आधार पर किया जाता है, इसे ही आवर्ती श्रम कहा जाता है। मासिक धर्म के शुरुआत से एक सप्ताह पहले तथा एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित होता है। मासिक चक्र के 10 से 17वें दिन तक, 10 से 17वें दिन के बीच का संभोग करने उचित नहीं होता है, क्योंकि 12 से 14वें दिन तक परिपक्व अंडाणु फलोपियन नलिका में आ जाता है। तो इस काल असुरक्षित काल कहा जाता है, क्योंकि निषेचन की संभावना इसी समय अधिक होता है। आवर्ती संयम विधि का लगभग 80% निषेचन होने से रोका जा सकता है। लगभग इस विधि द्वारा 80% आप निषेचन को रोक सकते हैं आवर्ती विधि द्वारा। अब होता है संभोग व्यवधाय विधि द्वारा। यह संतति नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए पुरुष संभोग के समय बीज स्खलन से ठीक पहले शिश्न को योनि से बाहर निकाल देता था, बीज सेचन से बच जाते हैं। अर्थात संभोग करते समय पुरुष अपने लिंग को योनि के बाहर से निकाल देने से और बीज बाहर निकाल देते हैं, तो बीज सेचन से बच जाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। स्तनपान अनर्थवत्व। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के उपरांत जब माँ शिशु को स्तनपान कराती है, तब लगभग 4 से 6 माह तक अंडोत्सर्जन नहीं होता है तथा मासिक चक्र रुक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप निषेचन की संभावना न के बराबर होती है। तो तीनों याद रखिएगा। अब बांधे विधि या रोधक विधि क्या है, तो इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए अंडाणु तथा शुक्राणु को पास आने से रोका जाता है।
यह विधि पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध होती है, जिसमें यांत्रिक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है बांधा विधि में। रासायनिक विधि में क्या होता है, तो इस विधि में संभोग से पूर्व योनि में विभिन्न प्रकार की क्रीम, जैली, फोम, गोलियां, पेस्ट लगा दिया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित रसायन स्खलित बीज में उपस्थित शुक्राणु नष्ट कर देता है। इन्हें शुक्राणु नाशक पदार्थ भी कहते हैं। अगर निषेचन करने से पहले योनि में विभिन्न प्रकार के क्रीम जैसे जैलिक, फोम, गोलियां, पेस्ट लगा दिया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित रसायन स्खलित बीज में उपस्थित शुक्राणु को नष्ट कर देता है। इन्हें शुक्राणु नाशक पदार्थ भी कहते हैं। यांत्रिक विधि क्या है? इस विधि में शुक्राणुओं को गर्भाशय या अंडवाहिनी में जाने से रोका जाता है। इसमें कंडोम, मादा कंडोम यानी योनिधानी का उपयोग किया जाता है। कंडोम क्या है? यह रबर की बनी छिद्र रहित पतली थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक सिरे से खुलता है तो दूसरे सिरे पर बंद होती है। संभोग क्रिया के दौरान पुरुष अपने शिश्न पर चढ़ा लेते हैं, जिससे बीज स्खलन होने के बाद कंडोम में ही रह जाता है। चलिए मेन पॉइंट देखिएगा जो इम्पोर्टेड है। कहाँ गया? 1 मिनट रुक जाइएगा। पूछेगा माला डी क्या है? माला डी क्या है? तो माला डी एक गर्भ निरोधक गोली है। यह प्रतिदिन सुबह अतर्व चक्र में, जब मासिक चक्र में प्रथम दिन से 21वें दिन तक नियमित रूप से ली जाती है माला डी गोली, और अर्तव चक्र के अंतिम 7 दिनों में गोलियां छोड़ दिया जाता है ताकि ऋतुस्राव हो सके। तो माला डी यह प्रतिदिन सुबह अर्तव चक्र में प्रथम दिन से ही 21वें दिन तक नियमित रूप से ली जाती है, और अर्तव चक्र के अंतिम 7 दिनों में गोलियों को छोड़ दिया जाता है ताकि ऋतुस्राव हो सके। सहेली क्या है? तो सहेली नामक गोलियां एक गोली है। यह गोलियां सप्ताह में 1 दिन खाया जाता है। इस गोलियां का दुष्प्रभाव बहुत कम होता है। सहेली नामक गोलियां भारतीय वैज्ञानिक द्वारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ द्वारा तैयार किया जाता है, जो सप्ताह में 1 बार लिया जाता है। एक आता है आपातकालीन गोलियां। यह समान गर्भ निरोधक गोलियों की तुलना में त्वरित गति से कार्य करता है। इसे संभोग के 72 घंटे के अंदर आपातकालीन या समान सुरक्षित के पूर्व संबंध के कारण संभावित गर्भता को रोकने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। बंध्याकरण या सर्जिकल विधि क्या है? यह उन लोगों में कराया जाता है जो आगे बच्चा नहीं चाहते हैं। यह परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। बंध्याकरण जो है यह उन लोगों में कराया जाता है जो आगे बच्चा नहीं चाहते हैं। यह परिवार नियोजन की अस्थायी विधि सब दिन के लिए हो जाता है। बंध्याकरण 2 प्रकार का होता है, शुक्रवाहक उच्छेदन और अंडवाहिनी उच्छेदन। मतलब पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी। पुरुष नसबंदी को बास्केटोमी कहते हैं और मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन क्या है? तो इस विधि में याद रखिएगा, पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। इस विधि में पुरुषों के शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है, और शुक्रवाहिका उच्छेदन के कारण पुरुषों में संभोग का क्षमता में कोई कमी नहीं होता है। शुक्रवाहिका उच्छेदन के कारण पुरुषों में संभोग की क्षमता में कोई कमी भी नहीं होता है। अंडवाहिनी उच्छेदन, इस विधि में स्त्रियां के अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है,
जिसमें अंडाणु अंडवाहिनी में आगे नहीं जा पाते हैं तथा निषेचन नहीं हो पाता है। सगर्भता चिकित्सीय समापन क्या है, जिसे एमटीपी कहते हैं। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था पूर्व होने से पहले ही दंपति की इच्छा से गर्भ को समाप्त करने की क्रिया को चिकित्सीय गर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहते हैं। इसी को एमपीटी कहा जाता है, एमटीपी कहा जाता है। गर्भावस्था पूर्व होने से पहले ही पूरी होने से पहले ही दंपति मतलब दोनों की सलाह से इच्छा से गर्भ को समाप्त करने की क्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहते हैं। भारत में लगभग हर साल 4 से 5 करोड़ लोग गर्भपात कराते हैं। भारत सरकार ने 1971 में एनटीपी को कड़े प्रतिबंधों के साथ कानूनी स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य कानूनी गर्भपात और मादा भ्रूण का हत्या को रोकना है। यौन संचारित रोग, आपसे पूछेगा यौन संचारित रोग, तो ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोग को रंजित रोग या यौन रोग भी कहते हैं। ऐसे रोग जो यौन संबंध द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोग को रंजित रोग या यौन रोग भी कहा जाता है। तो कौन कौन आता है देखिएगा, तो एड्स हो गया, एड्स को पता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम कहा जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्ण संलक्षण। इसका लक्षण है एड्स का रोगी का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, बुखार लगना, आलस करना, वजन घटना, सर दर्द होना, घबराहट होना। दूसरा है गोनेरिया करके याद रखिएगा, यह भी जनन संबंधित रोग है। गोनेरिया गोनेरिया जो होता है बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरी के द्वारा होता है। गोनेरिया किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरी के द्वारा। लक्षण क्या है, तो मूत्र त्याग करते समय जलन होता है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का द्रव स्रावन होता है। सिफिलिस यह भी जनन संबंधित रोग है जो किससे होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। क्लाइमाइडिसिस भी ये चारों याद रखिएगा, पूछता है 2 अंक में। तो जो इम्पोर्टेड है उसी को आप रिवीजन कीजिएगा। चलिए देखिए बंध्यता क्या है। बंध्यता क्या है, यदि कोई दंपति गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, यदि कोई महिला पुरुष कपल जो है गर्भधारण नहीं कर पाते हैं तो उसे बंध्यता या बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। बंध्यता को कुछ तकनीकी द्वारा दूर किया जाता है, जैसे दूर करने की कई विधियां हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतःपात्र निषेचन, अंतःपात्र निषेचन। IVF का फुल फॉर्म याद है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हिंदी क्या होता है, अंतःपात्र निषेचन। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। इस विधि में शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर की अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। अर्थात इच्छा अनुसार शुक्राणु लेकर और अंडाणु लेकर निषेचन की क्रिया अंदर ना कराकर बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में पत्नी या दाता स्त्री मतलब जो अंडाणु दान कर रही स्त्री, अंडाणु तथा पति या दाता पुरुष के शुक्राणु को एकत्रित कर
प्रयोगशाला में लाकर निषेचन किया जाता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। फिर युग्मनज को पत्नी में स्थानांतरण कर दिया जाता है। अब स्थानांतरण करने की दो विधियां होता है, IUT और GIFT। याद रखिएगा, अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण तो इसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें 8 ब्लास्टोम से अधिक अवस्था भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है। और एक होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। प्रयोगशाला में बनाया गया इमेज को 24 घंटे के अंदर या 8 ब्लास्टोम की अवस्था में अंडवाहिनी में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर सर।